हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग सॉल्व करेंगे आज फाइनल जो नीट यूजी 2023 एग्जामिनेशन हुआ था 7 मई को, उसका पेपर फिजिक्स का। तो आज हमारे पास फिजिक्स का पेपर का कोड F6। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो आज है हमारे पास पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला, एक बार पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम आर 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट respectively. If incident electromagnetic radiation has an incident energy of 2.20 electron volt, which of these photosensitive surface में emits photoelectrons? तो सबसे पहले तो जो हमारी जो इंसिडेंस एनर्जी है, जो हमारी इंसिडेंस एनर्जी है, एक सेकेंड, जो हमारी इंसिडेंस एनर्जी है दैट इज 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो वर्क फंक्शन हमें दिया हुआ है सीजियम के लिए दैट इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड वर्क फंक्शन ऑफ पोटेशियम इज 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन को एमिट होना है तो जो भी इंसिडेंस एनर्जी है हमारी वो ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। तो इसमें जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल जो है वो हमारा सीजियम के लिए ही है सर फॉर सब। तो कहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हमें पॉसिबल है देखना, ओनली फॉर सीजियम। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। नेट नेट मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, क्लोज सरफेस है तो कोई भी क्लोज सरफेस हो हमारा, उससे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं तो क्या होता है, जितना इन होता है उतना ही क्या हो जाएगा, हमारा आउट हो जाएगा। तो बी इन इज इक्वल टू बी आउट। पास में जो आया क्या, तो फ्लक्स का जो पास होगा, हमारा जो फ्लक्स का चेंज होगा दैट विल बी जीरो। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल बी कितना होगा हमारा, जीरो। तो दैट विल बी ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if the galvanometer G does not show any deflection in the circuit shown, the value of R is given by। तो ऐसा सर्किट डायग्राम बना रखा है और इसमें ऐसा बोल रखा है कि जो गैल्वनोमीटर है वो नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो नो डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से करंट हमारा पास नहीं कर रहा। तो सारा का सारा करंट जो है वो रेजिस्टेंस आर से ही पास कर रहा है। तो दैट मीन्स रेजिस्टेंस आर से पास कर रहा है, गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट शो नहीं कर रहा। तो दैट मीन्स ये जो बैटरी है हमारा क्या है, शॉर्ट। शॉर्ट बोले तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा कितना होगा, 2 वोल्ट का होगा, तभी शॉर्ट होगा, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर से करंट कोई पास नहीं कर रहा है, नो डिफ्लेक्शन दिख रहा है। यानी रेजिस्टेंस आर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 2 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस आर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ आर इज गिवन बाई, आर की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें पता है कि ये 400 ओम एंड आर जो रेजिस्टेंस है ये दोनों क्या है, हमारे सीरीज में हो गए। जो इक्विवेलेंट हमारा सर्किट अब बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। दिस इज द 400 ओम एंड दिस इज द आर। और यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 2 वोल्ट, और जो बैटरी का पोटेंशियल है दैट इज 10 वोल्ट। तो अगर मैं पोटेंशियल को डिवाइड करूंगा तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। तो अगर आर के क्रॉस पोटेंशियल हम लिखना चाहें तो वी आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर अपॉन आर प्लस 400 इंटू 10 वोल्ट। और दिस इज गिवन दैट इज 2 वोल्ट, हमने अभी निकाला, ये 2 वोल्ट होना चाहिए। 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर अपॉन 400 प्लस आर इंटू 10। इसको अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ तो 800 प्लस 2 आर इज इक्वल टू 10 आर। तो यहाँ से 8 आर इज इक्वल टू आएगा 800। सो आर की वैल्यू आएगी हमारी 100 ओम। तो दिस विल बी द आंसर, 100 ओम इज द रेजिस्टेंस आर। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, अ 12 वोल्ट 60 watt lamp is connected to the secondary of a step down transformer whose primary is connected to AC mains 220 volt. Assume that the transformer to be ideal. What is the current in the primary winding? ओके,
तो प्राइमरी वाइंडिंग में कितना करंट होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आइडियल ट्रांसफार्मर है। तो अगर ट्रांसफार्मर हमारा आइडियल है तो जो भी पावर इन होगा वो क्या होना चाहिए, हमारा पावर आउट होना चाहिए। तो अगर मैं सपोज करो बोलूँ कि करंट इन द प्राइमरी वाइंडिंग इज आई, आई करंट जा रहा है, आई पी बोल दिया, तो पावर जो इन हो रहा है हमारा दैट इज आई पी इंटू प्राइमरी कनेक्शन का जो एसी मेंस है दैट इज 220 वोल्ट, शुड बी इक्वल टू पावर आउट, पावर आउट इज 60 वाट। सो आई पी इज इक्वल टू 60/220। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, दैट विल बी 3/11। तो आई पी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.3, और ये कितना हो जाएगा हमारा 30 हुआ तो 0.2 हुआ, राइट। 0.2 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 7 एम्पियर के आसपास। तो जो प्राइमरी सर्किट में हमारा जो करंट होगा वो कितना होगा 0.27 एम्पियर। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट ऑफ टू पीएन जंक्शन डायोड्स, a center tap transformer capacitor and load resistance, which of these components remove the AC ripple from the rectified output। तो जब फाइनल हमारा जो रेक्टिफिकेशन होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, उसमें कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर करता क्या है, जो भी रिपल होता है उसको क्या कर देता है, वो फिल्टर कर देता है। तो कैपेसिटर एज अ, हम क्या करते हैं, रिमूव ऑफ रिपल की तरह काम करता है, तो हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, a plane electromagnetic wave traveling in free space, the electric field component oscillates sinusoidally at a frequency of 2 into 10 to the power 10 hertz and amplitude 48 volt per meter, then the amplitude of oscillating magnetic field is। ओके, तो हमें क्या दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, दैट इज 48 वोल्ट पर मीटर। हमसे पूछ रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है E इज इक्वल टू बी इंटू सी, वेयर सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं बी की बात करूं, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी E/c। तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 48 डिवाइडेड बाई 3 into 10 to the power 8। तो बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ से 16 into 10 to the power 8। तो b इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power, क्या कर देंगे इसको यहाँ से, -7 टेस्ला। बात समझ आई क्या, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 10 की पावर, सॉरी 10 की पावर, ये -8 होगा ना ऊपर, यहाँ पे 10 की पावर -8 हो जाएगा। तो यहाँ से 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो 1.6, और दैट विल बी 10 की पावर -7 टेस्ला। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ मेटल वायर हैज मास 0.4 प्लस माइनस 0.02 ग्राम, रेडियस 0.3 प्लस माइनस 0.001 मिलीमीटर एंड लेंथ इज 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल नियरली बी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम की अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर इंटू एल लिख सकते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एल। और जब मैं एरर एनालिसिस करूंगा तो डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल। तो एब्सोल्यूट एरर इन मास, रेडियस एंड लेंथ हमें गिवन है, तो दैट इज डेल्टा एम, डेल्टा आर एंड डेल्टा एल। और एब्सोल्यूट वैल्यूज भी हमें क्या है, तीनों की गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है, 0.002 डिवाइडेड बाई 0.4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.001 डिवाइडेड बाई 0.3 प्लस
0.02 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ से, ये तो हो जाएगा हमारा, यहाँ से क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 0.02 डिवाइडेड बाई 4, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.01 डिवाइडेड बाई 3, प्लस दैट विल बी 0.02 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ से अगर मैं 10 to the power -2 को कॉमन ले लूँ तो दैट विल बी 2/4 प्लस 2/3 प्लस 2/5 इंटू 10 to the power -2 हो जाएगा, एंड दैट विल बी 0.5 प्लस 0.66 ऐसा, और ये कितना बन जाएगा हमारा, 0.4 इंटू 10 to the power -2। अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से, ये तो 0.5 प्लस 0.4 0.9 हो गया, और ये कितना हो जाएगा हमारा 0.66, और मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो लगभग हमारा कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 to the power -2 आया। हमसे बात किसकी कर रहा है, परसेंटेज एरर की बात कर रहा है, तो इंटू क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 100, तो परसेंटेज एरर हमारा जो हो जाएगा दैट विल बी 1.6% का हो जाएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल बी 1.6%। ओके, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 8, लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर and 10x in time t1 in another denser medium. What is the critical angle for the medium? ये हमसे पूछ रहा है, बात समझ में आई क्या? तो बेसिकली यहाँ पे हमसे जो पूछ रहा है कि क्रिटिकल एंगल कितना होगा, तो क्रिटिकल एंगल अगर हमें बताना है तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। सेकेंड, लाइट ट्रेवल्स इन अ डिस्टेंस x इन टाइम t1 एंड इन ईयर एंड 10x टाइम इन टाइम t1 नहीं होगा, ये आपका t2 होगा, बात नहीं आएगा, दिस विल बी द t2। ओके, सो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन ईयर एंड 10x इन टाइम t2 इन अनदर डेंसर मीडियम, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर द मीडियम। ये जो है इंटरफेरेंस है दो मीडियम का, दिस इज द नॉर्मल, मैंने बोला कि दिस इज द डेंसर मीडियम एंड दिस इज द रेयरर मीडियम। लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो क्रिटिकल TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा एक क्रिटिकल एंगल थीटा सी पे, इस तरीके का कुछ बनेगा। तो जो हमारा स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, जैसे मैंने बोला कि डेंसर मीडियम में दैट इज μ2 है एंड दिस इज μ1 है, तो μ2 इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ1 साइन 90 डिग्री होगा फॉर TIR। तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू कितना होगा हमारा μ1 अपॉन μ2, और हमें पता है कि जो म्यू होता है वो क्या होता है, सी अपॉन बी होता है। तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा μ1, दैट विल बी सी अपॉन b1 अपॉन सी अपॉन b2, दैट विल बी b2 अपॉन b1। यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है, साइन थीटा सी इज इक्वल टू b2 अपॉन b1। तो b2 स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम एंड b1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ रेयरर मीडियम। अब मुझे स्पीड निकालनी पड़ेगी, तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि लाइट जो है एयर में ट्रेवल कर रहा है t1 टाइम में x डिस्टेंस के लिए, तो जो v1 हो जाएगा दैट विल बी x अपॉन t1, और इन डेंसर मीडियम दैट इज 10x अपॉन t2। तो यहाँ पे रख देते हैं v2 एंड v1 की वैल्यू, तो दैट विल बी 10x अपॉन t2 अपॉन x अपॉन t1, x x कैंसल आउट हो जाएगा, साइन थीटा c इज इक्वल टू 10t1 अपॉन t2, या critical angle will be equal to sine inverse 10 t1 upon t2 is the answer for critical angle। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, that will be the option 1। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, an electric dipole is placed at an angle of 30 degree with electric field of intensity 2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb, it experiences a torque
equal to 4 Newton meter. Calculate the magnitude of charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, लाइक डाइपोल, लाइक दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, इस तरीके का क्या है हमारा डाइपोल है, और ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस इज द पी वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें गिवन है दैट इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, एंड टॉर्क जो एक्सपीरियंस कर रहा है दैट इज 4 Newton मीटर, और जो लेंथ ऑफ डाइपोल है दैट इज एल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है हमारा पी ई साइन थीटा होता है इन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो सबकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, टॉर्क इज इक्वल टू 4 है, डाइपोल मोमेंट पी बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 × 10⁵ एंड एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर इज 30 डिग्री, सो साइन 30 डिग्री। सो 4 p 2 × 10⁵ साइन 30 इज हाफ, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आएगी 4 × 10⁵ और हमें पता है कि डाइपोल इज इक्वल टू क्या होता है q × 2l एंड शुड बी इक्वल टू 4 × 10⁻⁵। तो q × 2l, एल कितना है सेंटीमीटर में है, तो इसको हम लोग पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 2 × 10⁻² मीटर लिख देते हैं। तो दिस विल बी 2 × 2 × 10⁻² इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁵। यहाँ से ये चीज समझ में आया क्या? अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोल रहे हैं कि an electric dipole is placed at an angle of 30 degree with the electric field of intensity 2 × 10⁵ Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. Calculate the magnitude of charge on the dipole if dipole length is 2 centimeter. तो लाइक ये हमारा माइनस क्यू होता है, हमारा क्या होता है प्लस क्यू, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज एल हमें गिवन है दैट इज 2 सेंटीमीटर, या इसको मैं बोलूँ तो 2 × 10⁻⁻² ऐसा गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो रीजन है दैट इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम है। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, जैसे मैंने बोला कि दिस इज द डाइपोल मोमेंट और ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना है हमारा 30 डिग्री है, तो थीटा हमें गिवन है। टॉर्क इज 4 Newton मीटर, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है पीई साइन थीटा, मैग्नीट्यूड की बात करें तो टॉर्क है 4, पी ई की वैल्यू कितनी है हमारी 2 × 10⁵ साइन 30 डिग्री। यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 × 10⁻⁵ एंड पी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा q × l हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू 4 × 10⁻⁵। क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी ये निकालनी है हमें, एल कितना है हमें 2 × 10⁻² इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁵। तो 2 से 2 कैंसिल, क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 2 × 10⁻³ कूलम, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्यू इज इक्वल टू 2 मिली कूलम। तो दिस विल बी द आंसर, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग रिजिड सपोर्ट एंड स्ट्रेस बाय अ वेट W अटैच्ड एट इट्स फ्री एंड, द longitudinal stress at any point of cross sectional area A of the wire is। ओके, तो एक वायर है जो सीलिंग से क्या है ऐसा अटैच्ड है, और यहाँ पे एक लोड रखा हुआ है W वेट का, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा W, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज A। तो जो स्ट्रेस होता है वो हमारा क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स कौन डेवलप कर रहा है दैट वेट, तो W/A, सो दिस विल बी द स्ट्रेस। तो इजी सा क्वेश्चन था ये, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट बोल रहा है हमसे कि इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज इज लेमडा, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज इज। तो
वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, 1/λ = r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, राइट। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है, तो फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और अगर मैं बामर की बात करूं, फॉर बामर, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, पहले तो ये फर्स्ट n = 1 क्या होता है हमारा, लाइमन होता है। सेकेंड n = 2 क्या होता है हमारा, बामर होता है। फिर n = 3 क्या होता है हमारा, पास्कन होता है। फिर n = 4 हमारा क्या होता है, ब्रैकेट सीरीज होता है, ठीक है। तो बामर सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n = 2 से कहाँ पे जाना चाहिए, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए जाना चाहिए। तो बामर सीरीज में अगर मैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करूँ तो 1/λ, बामर के लिए बात कर देते हैं, तो बामर ऐसा, बामर लिख देते हैं, बी ए इजिकल टू कितना हो जाएगा, आर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, दैट विल बी 1/λ बी ए इजिकल टू r/4। और हमसे बोल रखा है बामर का कितना है, लेमडा है, तो यहाँ से लेमडा कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/λ, तो लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 4/r। अब बात करते हैं फॉर ब्रैकेट सीरीज की, तो कहाँ से n = 4 से किधर को टेंड होना चाहिए, इन्फिनिटी को जाना चाहिए। तो 1/λ ब्रैकेट की अगर मैं बात करूँ, बी आर लिख देते हैं, = r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, एंड दैट विल बी लेमडा बी आर = 16/r। बात समझ में आई क्या। तो लेमडा बी आर = कितना हो जाएगा, ये 4/r × 4 ऐसे लिख सकते हैं, एंड दिस इज लेमडा फॉर बामर। तो लेमडा ब्रैकेट जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से दिस इज 4 ना, तो 4λ। सो आंसर विल बी 4λ। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टेम्परेचर ऑफ गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस, टू what temperature the gas should be heated so that RMS speed is increased by 3 times। तो RMS स्पीड को हमें क्या करना है, 3 टाइम्स के लिए इंक्रीज करना है। तो इनिशियल जो टेम्परेचर है हमारा, जैसे उसको T1 बोल दिया, दैट इज -50 डिग्री सेल्सियस। तो -50 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करूँ तो 273 -50 केल्विन हो जाएगा। सो दैट विल बी 223 केल्विन, T1 की वैल्यू है। अब हम चाहते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा दे कि आरएमएस स्पीड कितनी हो जाए, 3 टाइम्स बढ़ जाए। तो 3 टाइम्स बढ़ जाए, तो पहले तो इस टेम्परेचर पे कुछ आरएमएस स्पीड होगा जिसको मैंने बोला V1, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3RT1/m। अब मैंने बोला कि लेट फाइनल टेम्परेचर मैंने कर दिया कितना, T2 फाइनल टेम्परेचर। तो उस समय जो स्पीड V2 हो जाएगी, दैट विल बी √3RT2/m हो जाएगा। तो √3RT2/m हो गया। और हमें पता है कि क्या बोला है कि 3 टाइम्स से इंक्रीज कर जाना चाहिए, तो V2 इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा, V1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ V1, दैट विल बी 4V1। ये किसके बराबर हो जाएगा, 4V1 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर कर दूँ तो V1 का स्क्वायर इजिकल टू 3RT1/m हो जाएगा, एंड यहाँ से इसको स्क्वायर कर दे तो 16V1 का स्क्वायर इजिकल टू 3RT2/m हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, T2 निकालना है मेरे को, तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो 3RT2/m डिवाइडेड बाई 3RT1/m इज इक्वल टू 16V1 का स्क्वायर अपॉन V1 का स्क्वायर। तो V1 कैंसिल, 3R कैंसिल, M कैंसिल, तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16T1। तो T1 की वैल्यू कितनी है हमारी, केल्विन में 223, इसमें वैल्यू किस में रखते हैं, केल्विन में रखते हैं। तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 16 × 223। तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 16 × 223 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 3568 केल्विन। लेकिन ये ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा,
तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। डिग्री सेल्सियस में करेंगे तो 3568 - 273 करेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा हमारा, माइनस करेंगे 273, तो ये बनेगा हमारा 3295 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में आंसर हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड विद द सेम स्पीड टू द अवॉइड एन अपोनेंट, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर while टर्निंग इज। तो ऐसा डायरेक्शन बना लेते पहले, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। तो पहले क्या हो रहा था हमारा कि, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेते थोड़ा सा कलर्स का। हाँ, तो पहले कहाँ जाता, फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, पहले साउथवर्ड जा रहा था, फिर ईस्टवर्ड में सडनली चेंज हो गया। तो हमें पता है कि जैसे फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, पहले तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, मास बी फाइनल वेक्टर माइनस सी इनिशियल वेक्टर, चेंज इन मोमेंटम वेक्टर होता है। और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम वेक्टर डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, कितने टाइम में मोमेंटम का चेंज हुआ है। तो जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है, दैट इज दिस इज फाइनल वेलोसिटी, एंड इनिशियल वेलोसिटी किधर है, साउथवर्ड था। तो अगर मैं माइनस करूंगा तो दिस इज द फाइनल एंड दिस विल बी द माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी द चेंज इन मोमेंटम वेक्टर। बात समझ में आई क्या, इट विल बी द चेंज इन मोमेंटम डायरेक्शन। तो मोमेंटम का जो चेंज का डायरेक्शन वही हमारा क्या होगा, फोर्स के चेंज का डायरेक्शन। तो दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ, दिस डायरेक्शन इज ईस्ट। तो जो फोर्स के डायरेक्शन का चेंज आएगा, जो फोर्स आएगा हमारा एक्ट ऑन द, वो किस डायरेक्शन में आएगा हमारा, अलोंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या बोल रहे हैं कि द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस बाय एन ओपन पाइप टू दैट ऑफ क्लोज पाइप हैविंग द सेम लेंथ इज। तो एक पहले तो ओपन पाइप बना लो एंड एक क्लोज पाइप बना लो। तो ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारी, कुछ इस तरीके का होगा, एंड क्लोज पाइप का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में का जो बनेगा हार्मोनिक, ऐसा कुछ बनेगा। दोनों का जो क्या बोला, लेंथ क्या सेम है, फंडामेंटल हमारी प्रोड्यूस बाय द क्लोज पाइप द सेम लेंथ, यस दोनों का लेंथ क्या है हमारा, सेम एल लेंथ का है, और ये भी कितने लेंथ का है, एल लेंथ का है। तो वेलोसिटी तो सेम होगा, दोनों में वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से अगर मैं वेवलेंथ की बात करूँ तो दैट विल बी लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू एल होना चाहिए। तो लेमडा की वैल्यू कितनी होगी, 2 एल, और यहाँ से लेमडा बाई 4 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, एल। तो यहाँ से वेवलेंथ इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 एल आएगा। तो हमसे रेशियो पूछ रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ओपन पाइप टू द क्लोज पाइप। तो ओपन पाइप के लिए अगर मैं फ्रीक्वेंसी बोला म्यू 1 है और इसके लिए म्यू 2 है, तो म्यू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, वी अपॉन वेवलेंथ। तो वी वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एल, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, वी अपॉन वेवलेंथ, दैट विल बी वी अपॉन 4 एल। अब इन दोनों का रेशियो लेंगे, म्यू 1 अपॉन म्यू 2 करेंगे तो दैट विल बी वी अपॉन 2 एल डिवाइडेड बाई वी अपॉन 4 एल। तो ये वी कैंसल आउट हो जाएगा, एल एल कैंसल आउट हो जाएगा, दैट विल बी 2। तो रेशियो जो होगा वो कितना होगा, 2:1 का होगा। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा कुछ, ऐसा क्या कर रहा है एक, ऐसा नहीं, ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका सेंटर ये है और पार्टिकल यहाँ पे है, और ये क्या कर रहा है, ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन जब कर रहा है तो उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, उसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं।
तो एंगुलर एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है तो राइट हैंड थंब रूल अगर यूज करेंगे तो ये कैसा आएगा हमारा, हमेशा टुवर्ड्स द एक्सिस आएगा। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो हमेशा किधर आएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन इज करेक्ट। राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे ना इसके लिए, इन द डायरेक्शन ऑफ जो भी है हमारा उसके अल्फा के डायरेक्शन में रखेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की तरह भी लग रहा होगा। फिर हम लोग थंब का डायरेक्शन किधर आएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके लॉन्ग आएगा। तो सीधा 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 सा ये आंसर था हमारा, ऑप्शन वन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फोटोवोल्टिक डिवाइसेस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। स्टेटमेंट वन बोल रहा है क्वेश्चन 16 में। ओके भाई ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट टू बोल रहा है कि जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन। इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो सबसे पहले बात देखो, जेनर डायोड जो होता है हमारा रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन में होता है काम, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो अगर हम लोग इसको वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं तो रिवर्स बायस में जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है कि अगर मैं करंट को बढ़ा भी रहा हूं, जैसे मैंने करंट से यहाँ पहुंच गया, तो वोल्टेज में ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है आईवी कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू। एंड फोटोवोल्टिक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यस, हम लोग फोटोवोल्टिक डिवाइस का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो दोनों ऑप्शन क्या है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो दोनों ऑप्शन आर करेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हमसे, इफ द वर्क फंक्शन, सॉरी नहीं, इफ द सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू जीरो ओवर अ सरफेस, देन, ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमसे। हमसे पूछ रहा है कि ऑप्शन वन क्या पूछ रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस नेसेसरली यूनिफॉर्म, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स लीविंग इट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी इनसाइड द सरफेस। तो अगर हम बात करें कि अगर ये जो हमारा सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे फ्लक्स क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है तो दैट इज ऑल्सो जीरो, तो यानी क्यू इन कितना है हमारा, जीरो। बात समझ में आई क्या? तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सर्फेस इज कांस्टेंट, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन इन द सर्फेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लिविंग इट। तो हमको तो यही लग रहा है ना कि जितना फ्लक्स जीरो है तो जितना भी अंदर आ रहा है उतना ही क्या हो रहा है, सारा का सारा बाहर जा रहा है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस नेसेसरली यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है तो फ्लक्स है। बात समझ में आया क्या? ऑल द चार्जेस मस्ट बी नेसेसरली बी इनसाइड द सरफेस, अगर ऐसा है तो भी फ्लक्स है, तो ये दोनों गलत है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, ये भी नहीं जस्टिफाई करता है, तो ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। ओके, जितना भी आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, तो नेट फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा, जीरो, तो ऑप्शन टू इज करेक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 18, रेजिस्टेंस ऑफ द कार्बन रजिस्टर डिटरमाइन फ्रॉम द कलर कोड इज 22000 प्लस माइनस 5%, द कलर ऑफ द थर्ड बैंड मस्ट बी। तो पहले तो इसको हम लोग लिखते हैं 22 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लायर के टर्म्स में, प्लस माइनस 5% का टॉलरेंस है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है दैट इज 10⁻³, इसकी पावर कितना है, 3, तो 3 एज अ मल्टीप्लायर कौन सा कलर रिप्रेजेंट करता है, थर्ड कलर में एज अ मल्टीप्लायर आता है ना, तो इसमें 3 है, 10⁻³ है, तो 3 एज अ मल्टीप्लायर कौन सा कलर रिप्रेजेंट करता है, तो ये तो बस मेमोरी बेस्ड है, ये आपको याद होना चाहिए कौन सा कलर रिप्रेजेंट करता है, ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट में आते हैं। हमसे बोल रहा है कि द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर ऑफ द इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज। तो मैग्नेटिक एनर्जी निकालना है हमें, तो इंडक्टेंस दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, हाफ एल आई स्क्वायर
तो हाफ एल की वैल्यू कितनी है 4 माइक्रो हेनरी, तो 4 × 10⁻⁶ हेनरी हो जाएगा। आई की वैल्यू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ई की वैल्यू यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ से 8 × 10⁻⁶ जूल, या ऑप्शन से के हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा 8 माइक्रो जूल। तो 8 माइक्रो जूल इज द आंसर। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। ओके, इजी सा क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। इन अ सीरीज LCR circuit, the inductance L is 10 millihenry, capacitance C is 1 microfarad, and resistance R is 100 ohm. The frequency at which resonance occur is। तो हमें क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है 10 मिली हेनरी, दैट इज 10⁻⁻² हेनरी हो जाएगा। कैपेसिटेंस जो है हमारा 1 माइक्रोफैराड है, दैट इज 10⁻⁻6 फैराड। रेजिस्टेंस इज 100 ओम। हमसे पूछा था फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर इज, तो फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो हमें पता है रेजोनेंस के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू √LC, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट विल बी एल की वैल्यू कितनी है 10⁻², सी की वैल्यू कितनी जाएगी 10⁻6, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी √10⁻⁸। तो दैट विल बी 10⁻⁻4, या इसको लिखो तो 10⁻4 रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड वाला तो आंसर नहीं होगा, ये दोनों तो गलत हो गया। तो अब इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं, तो न्यू इजिकल टू कितना होगा हमारा ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। तो 10⁻4 डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो न्यू इजिकल टू कितना हो जाएगा पाई इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है लगभग 10 होती है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 2, और पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻3। तो न्यू को अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो दैट विल बी लगभग 1.59 इंटू 10⁻3 हर्ट्ज। तो न्यू इजिकल टू कितना हो जाएगा 1.59 किलो हर्ट्ज। तो दिस विल बी द आंसर। ओके, तो 1.59 किलो हर्ट्ज इज द आंसर। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करेंट इन द फॉलोइंग सर्किट। तो ऑप्शन में 1.5 एम्पियर फ्रॉम बी टू ए थ्रू ई। तो हमें बेसिकली ए से ए और बी वाला जो रीजन है ना, इसमें ही करंट का डायरेक्शन बताना है, कहाँ किधर होगा, ए से बी होगा या बी से ए होगा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, पहले तो इसमें हम लोग केवीएल लगा देते हैं। केवीएल लगा देते और डायरेक्शन भी ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं, इस तरीके का डायरेक्शन कि करंट ऐसा फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर नहीं आया तो नेगेटिव हो जाएगा, इसमें क्या है। ठीक है, तो ए से स्टार्ट करते हैं, पहले तो ऐसा ए से स्टार्ट करते हैं और ए पे फिर वापस रिटर्न आते हैं। तो ए का पोटेंशियल अगर मैंने बोल दिया कि दैट इज बी ए, तो बी ए -2i, यहाँ किधर जा रहा है माइनस से प्लस जा रहा है तो दैट विल बी +10। फिर प्लस से माइनस जा रहा है तो दैट विल बी -5, और ये कितना हो जाएगा -i, फिर -7i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वी ए। तो वी ए से वी ए क्या हो जाएगा कैंसल आउट। तो -2i -i -7i, तो ये कितना हो जाएगा हमारा -10i, और ये हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 एम्पियर। दैट वैल्यू इज पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है वैल्यू, दैट वैल्यू इज कमिंग पॉजिटिव। तो हमारा डायरेक्शन क्या है सही है। तो 0.5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। और डायरेक्शन इज ऑल्सो करेक्ट, ए से बी जाएगा थ्रू ई, तो ए टू बी थ्रू ई, 0.5 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी थ्रू ई। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट इज प्रोपोर्शनल टू। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट कर रहा है इन पोटेंशियल डिफरेंस v में, तो एक्सरे जो निकल रहे हैं प्रोड्यूस कर रहा है उसका मिनिमम वेवलेंथ कितना होगा। तो एक्सरे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एनर्जी होता है वो कितना होता है हमारा, दैट इज hc अपॉन लेमडा। तो मिनिमम वेवलेंथ चाहिए ना, दैट विल बी लेमडा मिनिमम।
और वो एक्सेलरेट कितने पोटेंशियल डिफरेंस में कर रहा है, v पोटेंशियल डिफरेंस में। एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, ई इंटू वी। यही तो सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तभी तो मिनिमम वेवलेंथ आएगा। पास में आएगा मिनिमम वेवलेंथ पे जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है उसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी। और वो मैक्सिमम एनर्जी कैसे मिलेगी, जब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, एक्सरे में कन्वर्ट हो रहा हो। यहाँ से लिम्डा मिनिमम कितना आ जाएगा हमारा, एस सी अपॉन ई वी। तो लिम्डा मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। दिस इज द आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट कर चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23। द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर। तो देखो, तो ये जो एरर है ना, अनफ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज, तो टेम्परेचर को तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, एक उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। और वोल्टेज जो सप्लाई है उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो वो कुछ अपना अलग कुछ सराउंडिंग का इशूज है, उसकी वजह से हो रहा है, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दिस इज नॉट कंट्रोलेबल। तो अगर ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है, तो दिस दीज ऑल आर द रैंडम एरर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एरर्स। तो बस ये ऑप्शन देख के टिक लगाना था। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, रैंडम एरर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें क्या बोला है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। इफ स्क्रीन इज मूव्ड away from the plane of slits, angular separation of the fringe remains constant. If the monochromatic source is replaced by another monochromatic source of larger wavelength, the angular separation of the fringe is decreases. ठीक है, तो पहले तो एंगुलर जो फ्रिंज बिट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा अपॉन डी। डी इज द स्लिट बिट और लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग अगर देखे थे, इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट, द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज रिमेन्स कांस्टेंट। यस, एंगुलर सेपरेशन पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, वो तो लेमडा और डी पे डिपेंड कर रहा है ना, तो दिस इज ट्रू। इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, द एंगुलर सेपरेशन डिक्रीजेस। तो अगर मैं लेमडा को इंक्रीज करूंगा, तो लेमडा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के जो हमारा एंगुलर सेपरेशन है उसके क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो लेमडा इंक्रीज करेंगे तो अल्फा भी इंक्रीज करेगा, लेकिन ऐसा बोला है कि ये डिक्रीज करेगा, तो दिस इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है हमसे, a bullet is fired from a gun at a speed of 280 meter per second in the direction 30 degree above the horizontal. The maximum height attained by the bullet is। तो एक बुलेट है जिसको हम लोगों ने फायर किया है विथ इनिशियल स्पीड 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री एबव द हॉरिजॉन्टल। तो कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है। दिस इज द इनिशियल स्पीड दैट इज 280 मीटर पर सेकेंड, 30 डिग्री के एंगल पे थ्रो किया है, तो कुछ इस तरीके का प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेगा एंड दैट विल बी द मैक्सिमम हाइट। जी की वैल्यू 9.8 रहनी है, सैन 30 हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट का यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ना, क्या होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। और यू वाई क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, दैट विल बी 280 साइन 30। यहाँ रख लेते हैं, एच मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 280 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। क्योंकि जी की वैल्यू 9.8 बोल रहा है हमें रखने को, तो रखना ही पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी। 280 इंटू 280 साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 स्क्वायर है, तो 2 इंटू 9.8। अब इसको अगर मैं कैंसिल करूँ तो कितना हो जाएगा, 140। ओके, अब अगर मैं इसको लिखूँ तो 2 हो जाएगा, दैट विल बी ऑल्सो 140। फिर से कट करें तो 70 हो जाएगा, तो क्या बनेगा 70 इंटू 140 डिवाइडेड बाई 9.8। तो 10098 डिवाइडेड बाई 9.8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 1000 मीटर का। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो ऑप्शन 4 क्या है हमारा यहाँ से करेक्ट है। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, अ कार्नोट इंजन हैज एफिशिएंसी 50% व्हेन इट सोर्स इज एट अ टेम्परेचर
327 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज, तो सोर्स का टेम्परेचर दिया हुआ है, दैट इज 327 डिग्री सेल्सियस। जिसको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा हमें, तो 273 प्लस 327 दैट विल बी 600 केल्विन। सिंक का टेम्परेचर मैंने बोल दिया कि दैट इज टी सिंक, हमें निकालना भी है। और एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 50%, मतलब 0.5। फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस टी सिंक अपॉन टी सोर्स। तो एफिशिएंसी 0.5, 1 माइनस टी सिंक अपॉन टी सोर्स दैट इज 600। यहाँ से इधर उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 0.5 इज इक्वल टू टी सिंक अपॉन टी सोर्स। और ये कितना है, 600। तो टी सिंक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 600 इंटू 0.5, दैट विल बी 300 केल्विन। तो अब 300 केल्विन तो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में आंसर दिया हुआ है। तो ठीक है भाई, चेंज कर लेते हैं केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। तो दैट विल बी 300 माइनस 273, आंसर कितना आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में, दैट विल बी 27 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन टू इज द करेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है हमसे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्रॉम अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सोप सोल्यूशन इज नियरली। तो सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सोल्यूशन इज गिवन। हमें सरफेस टेंशन कितना गिवन है, दैट इज 0.03 न्यूटन पर मीटर। हमें सोप बबल बनाना है जिसका रेडियस कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर का। तो 2 सेंटीमीटर का अगर मुझे सोप बबल बनाना है, तो जो भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ द सोप बबल, दैट विल बी ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। और हमें पता है इनिशियल क्या था, बबल नहीं था, तो इनिशियल एनर्जी कितना था, सरफेस एनर्जी, दैट इज 0। जो भी वर्क डन होगा वो फाइनल सरफेस एनर्जी के बराबर होगा। तो फाइनल सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन इनटू एरिया, फाइनल एरिया, सरफेस एरिया। सो 2 इंटू सरफेस टेंशन कितना है, 0.03, एंड फाइनल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, तो 4/3 पाई, 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर होगा, तो दैट विल बी 2 इंटू 0.03 इंटू 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ से r की वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 इंटू 0.03 इंटू 4 इंटू पाई इंटू 2 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्क डन, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ से 8 हो गया, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2.4, राइट। 0.24 इंटू 4 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर -4। तो यहाँ से सॉल्व करने पे हमारा कितना आएगा, 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स 12 होगा, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग हमारा कितना होगा, ये वैल्यू जो आएगी हमारी 3.01 के आसपास आएगी, इंटू 10 टू द पावर -4 जूल। तो अगर अप्रॉक्स आंसर देखेंगे तो मैच करेगा हमारा ऑप्शन 4। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सबस्टेंस इज 20 मिनट्स। इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ द सबस्टेंस ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो 1/16 ऑफ इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाती, कितने टाइम में हो जाएगी, हमें ये निकालना है। तो टी हाफ कितना है हमारा, 20 मिनट्स। तो एक्टिविटी को, जो फाइनल एक्टिविटी है, दैट शुड बी इक्वल टू इनिशियल का 1/16। तो 1/16 होने के लिए a0/2 की पावर 4 होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो कितना, 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ लगेगा। जो भी टोटल टाइम होगा दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो 4 इंटू टी हाफ की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 20 मिनट्स। सो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 मिनट्स। सो फाइनल आंसर हमारा कितना होगा, टोटल टाइम विल बी 80 मिनट्स। ऑप्शन 1 हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेस्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। इफ द स्प्रिंग इज
stressed by 8 सेंटीमीटर potential energy stored in it will be। तो अगर हमने जो स्ट्रेच है उसको 2 सेंटीमीटर कर रखा है, तो जो एनर्जी है दैट इज यू, और ये कितना हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, तो हाफ इंटू के इंटू टू का स्क्वायर दैट विल बी 2 के। तो पोटेंशियल एनर्जी जो यू होगी हमारी 2 के इक्वल होगी। अब हमसे बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर का स्ट्रेच कर दिया तो न्यू पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो यू डैश बोल देते हैं उसको, दैट विल बी हाफ के एक्स डैश का स्क्वायर, और एक्स डैश की वैल्यू कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। तो यू डैश इज इक्वल टू हाफ के 8 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर मतलब 64 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी 32 के। और हमें पता है कि 2 के किसके इक्वल है हमारा, यू के इक्वल है, तो 32 के किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 16 यू के इक्वल हो जाएगा। तो यू डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। सो ऑप्शन 1 हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फॉलोइंग सर्किट इज। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, 3 माइक्रोफेराडे और 3 माइक्रोफेराडे ये दिख रहा है, ये दोनों के दोनों क्या है हमारे पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो सीरीज का जो रेजिस्टेंस होता है उसका सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होता है। तो डायरेक्टली इनको ऐड कर देंगे, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारा 6 माइक्रोफेराडे। अब ये 3 माइक्रोफेराडे इसके साथ क्या हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा। तो 6 माइक्रोफेराडे और 3 माइक्रोफेराडे सीरीज में है तो इन्वर्स करके ऐड करेंगे, तो जो फाइनल सी इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी 1/3 प्लस 1/6 दैट विल बी इक्वल टू 6। 2 प्लस 1 3/6। तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा 2 माइक्रोफेराडे। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है हमसे, अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विथ द स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड इज। ठीक है, तो एक व्हीकल जो है उसको जाना है कहाँ से कहाँ, मैंने बोला कि मान लो ए से सी जाना है, बीच में बी है और ये डिस्टेंस है dy2 और ये डिस्टेंस है dy2। और वो ए से बी जा रहा है कितने की स्पीड से, बी की स्पीड से जा रहा है। तो टाइम उसको मैंने बोला कि t1 लगेगा, तो t1 टाइम कितना हो जाएगा, t1 विल बी इक्वल टू d/2v, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और बी से सी जो d/2 हाफ डिस्टेंस है वो कितने की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं 2v की स्पीड से, तो t2 टाइम लगेगा उसको। तो t2 इजकल टू कितना हो जाएगा हमारा d/2 इंटू 2v मतलब 4v। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस कवर दैट इज d/, टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो दैट विल बी d/2v प्लस d/4v। तो डी 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 कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो एस एवरेज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 4v एलसीएम हो जाएगा नीचे, यहाँ पे बनेगा 2+1, तो 4v/3। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो बहुत। तो ऐसे भी क्वेश्चंस नीट में आते हैं, तो 4v, अब तो जेई में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, नीट में भी आ रहे हैं और मेंस में भी आ रहे हैं, तो 4v/3 इज द आंसर। तो एवरेज स्पीड और के क्वेश्चंस आते हैं और इजी होते हैं काफी। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, द रेडियस ऑफ गायरेशन of a solid sphere of mass m and radius r about its own axis to the radius of gyration of the thin hollow sphere of the same mass and radius about its axis is। तो बेसिकली हमसे क्या पूछ रहा है, सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन और हॉलो स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो क्या होगा अगर उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर हो। तो अगर ये सॉलिड है और ये हमारा हॉलो है, दिस इज हॉलो एंड दिस इज सॉलिड, दोनों का उसने रेडियस क्या बोल रखा है आर मास एम है, रेडियस आर मास एम है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सॉलिड का आई एस बोला दैट विल बी 2/5 mr² और हॉलो का कितना होगा 2/3 mr²। रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली क्या होता है, हम किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर के स्क्वायर के क्या होता है हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन। के किस बात को रिप्रेजेंट करता है, रेडियस ऑफ गायरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से जो रेडियस ऑफ गायरेशन बनेगा दैट इज के सॉलिड का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2/5 r²। और यहाँ से हॉलो के लिए जो रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर आएगा दैट विल बी 2/3 r²।
तो सॉलिड का हॉलो का रेशियो पूछ रहा है, तो के एस अपॉन के एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/5 आर स्क्वायर अपॉन 2/3 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दैट विल बी 3/5। तो के एस अपॉन के एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/5। तो आंसर यहाँ पे हमारा आ रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ हॉलो, √3/5। बट इन्होंने ऑप्शन में रूट में नहीं दे रखा है, तो आई थिंक ये स्क्वायर को ही रेडियस ऑफ गायरेशन बोलना चाह रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन इनके आंसर और हमारे आंसर्स में। तो हम लोग तब तक के लिए क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बट एक्चुअल में रेडियस ऑफ गायरेशन के है, नॉट के स्क्वायर है। ओके, सो इनको रूट लगाना चाहिए यहाँ पे, वरना ऑप्शन 2 ही सही है। अब देखते हैं क्या होता है आगे इसके बारे में। तो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं, टू बॉडीज ऑफ मासेज m and 9m are placed at a distance r. The gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field equal to 0. तो जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो रही है, वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। तो एक मास m है, एक मास 9m है। ठीक है, इन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा, r है। मैंने बोला कि मान लो m से x डिस्टेंस आगे यहाँ पे एक पॉइंट P है, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है हमारा, 0। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, r-x। तो स्मॉल m मास और 9m मास की वजह से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। m की वजह से इधर आएगा और इसकी वजह से इधर आएगा। इसकी वजह से मैंने E1 बोल दिया और 9m की वजह से मैंने E2 बोल दिया। तो E1 का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड। तो E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Gm/x² एंड E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, G9m/r-x का होल स्क्वायर। तो m m कैंसिल, G G कैंसिल। तो यहाँ से r-x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x² आया। तो r-x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आएगा, r/4। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही है, r/4 फ्रॉम द m मास इन बिटवीन द m एंड m 9m। तो इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, फॉर्मूला हमारा जो होता है -Gm/r होता है। तो अगर मैं वी नेट निकालूंगा तो डेट विल बी इक्वल टू Vm+V2 हो जाएगा। 1 और 2, इसको मैं 1 बोल रखा है, इसको 2 बोल रखा है। तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, -G(m)(x) की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, r/4। और यहाँ पे -G(m)(9)(9m) है डिवाइडेड बाई r-x। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3r/4। ये हो जाएगा 3r/4। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वी नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 ऊपर जाएगा। यहाँ से पहले कॉमन लेते, Gm/r इज कॉमन। ठीक है, एंड 4 इज ऑल्सो कॉमन एंड माइनस इज ऑल्सो कॉमन। तो कितना बन जाएगा हमारा यहाँ से, 1+3। तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो गया, तो 16 हो गया नहीं। दैट विल बी -16 Gm/r। तो नेट जो पोटेंशियल होगा एट पॉइंट पी वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0, दैट विल बी -16 G(m)/r। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, अ वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन। तो वेंचुरी मीटर किस पे वर्क करता है, बर्नौलीज थ्योरम पे वर्क करता है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे वर्क करता है वेंचुरी मीटर। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, बर्नौलीज प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू द कैपेसिटर सी ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो अगर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो एक्सी, एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ω c। या एक्सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2π/ν/c। न्यू इज व्हाट, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैंने बोला कि अगर मान लो हमने ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, ऐसा डिक्रीज कर दिया, जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहे हैं, तो
इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो कैपेसिटिव इंडक्टेंस है हमारा, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज हुआ तो जो इन बिटवीन द प्लेट्स जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये जो एक्सी है वो एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है ना। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कम करूंगा, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग कम करेंगे तो ये नीचे वाली वैल्यू कम हो रही है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो एक्सी की वैल्यू बढ़ेगी तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा इन बिटवीन द कैपेसिटिव प्लेट, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वो हमारा क्या होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट विल डिक्रीज। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है हमारा कि द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. What is the radius of third allowed orbit of the hydrogen atom? तो रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें गिवन है। तो जैसे इन जनरल जो रेडियस का फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो होता है हमारा क्या होता है, एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो एन इज इक्वल टू 1, इनर मोस्ट ऑर्बिट होगा, उस पर आर वन की वैल्यू कितनी होगी, 1/z होगी। एंड हमसे थर्ड अलाउड ऑर्बिट की बात कर रहे थे, एन इक्वल टू 3, मतलब हमारा कितना हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। इनका रेशियो ले लेते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/z डिवाइडेड बाई 9/z। तो ये जेड जेड कैंसल आउट हो जाएगा। तो R2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 9R। और R1 हमें गिवन है, इनर मोस्ट ऑर्बिट के लिए हमें R1 कितना गिवन है, दैट इज 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। तो इसमें 9 इंटू 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। तो R2 की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 47.7 इंटू 10⁻11 मीटर हो रहा है, राइट। या इसको R2 को लिख सकते हैं 4.77 इंटू 10⁻10 मीटर। तो R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.77 एंगस्ट्रॉम। तो दिस विल बी द आंसर। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर at 0 degree Celsius is 2 ohm and 6.8 ohm at 80 degree Celsius. The temperature coefficient of resistance of the wire is। तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस का जो वेरिएशन होता है विद टेम्परेचर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। समझ में आएगा, थर्मल कोफिशिएंट होता है। तो जो आर की वैल्यू है हमारी 6.8 है कब, 80 डिग्री सेल्सियस पे, और 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, 2 ओम है। तो 2 ओम लिख देते हैं, 1 प्लस अल्फा दैट विल बी 80 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो दैट विल बी 3.4 हो गया, 1 प्लस अल्फा इंटू 80 हो गया। तो 80 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.4। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.4 डिवाइडेड बाई 80। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा, 24 डिवाइडेड बाई 800। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3। तो 3 डिवाइडेड बाई 100, तो दैट विल बी 3 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन 3 इज द, एक सेकेंड, ये 3 इंटू 10⁻² हो जाएगा ना, सॉरी, 3 इंटू 10⁻²। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, द नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, द नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट विल बी। तो हमारा यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इम्पीडेंस निकालना है। तो यहाँ पे दिस इज द एल, और ये क्या है हमारा सी, और ये क्या है आर है। तो जेड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल की वैल्यू सेपरेटली निकाल लेते हैं पहले। एक्सएल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा हमारा जो है 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखते हैं, 2 पाई न्यू एल। ओके, एक्सएल इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई न्यू इज 50 हर्ट्ज, एंड एल की वैल्यू है 50 डिवाइडेड बाई पाई, मिली हर्ट्ज में हेनरी है तो 10⁻³ हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल,
एक्सएल इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से हमारा, ये तो 100 हो गया और ये 5000 हो गया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 5 ओमेगा। वैसे ही अगर मैं एक्स सी निकालूंगा तो 1/2 पाई न्यू इंटू सी होगा, तो दैट विल बी 2 × पाई इंटू न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 50 इंटू सी की वैल्यू 10⁻³ डिवाइडेड बाई पाई, पाई से पाई कैंसल, तो एक्स सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 100 हो गया, 10⁻6 हो गया। तो यहाँ से 10⁻6 होने का मतलब क्या हुआ, ये 100 हुआ ना, 10 की पावर नहीं, ये 100 हुआ 10⁻5 हो गया, राइट। 10 की पावर कितना हो गया हमारा, अच्छा माइक्रो फैराडे में, तो ये 10⁻−6 भी करेंगे ना, बात नहीं आएगा, तो ये तो इसको फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, 100 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻−6, तो ये 10⁻−6, तो यहाँ पे एक्स सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 ओमेगा, और जेड की आर की वैल्यू कितनी है 10 ओमेगा, तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 125, मतलब ये कितना हो गया हमारा 5√5 ओमेगा, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5√5 ओमेगा इज द आंसर, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अब आते हैं फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द ट्रूथ टेबल इज, तो इसमें ट्रूथ टेबल हमें क्या करना है, बनाना है। तो जैसे ये ए है और ये बी है, तो ये नॉट गेट है यहाँ पे, तो ए बार हो जाएगा, दिस विल बी बी बार, और यहाँ पे दिस इज द नैंड गेट, दिस इज द नैंड गेट, तो नैंड गेट मतलब क्या हुआ हमारा ए बार डॉट बी बार का होल बार, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा ए बार बुलियन एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा, जिसमें अगर हम लोग रूल अप्लाई करें तो क्या होगा हमारा ए बार का बार प्लस बी बार का बार, दैट विल बी ए प्लस बी, दैट मीन्स ये कैसा हो जाएगा हमारा और गेट की तरह होगा। तो अब देखते हैं ऑप्शंस में, और गेट मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक वन है तो वन है, तो ऐसा मुझे कौन सा दिख रहा है यहाँ से, ऑप्शन 2 इज दिख रहा है, जीरो, सॉरी सॉरी, यहाँ नहीं, 0 0 पे 1 होगा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कौन सा दिखेगा, मैं 0 0 पे 0 है, ये तो नहीं होगा, 0 0 पे 1 है, गलत हो गया, 0 0 पे 0 है, 0 1 पे 0, ये भी गलत हो गया, 0 0 पे 0 है, 0 1 पे 1 है, 1 0 पे 1 है, 1 1 पे 1 है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, तो ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, 10 resistor each of resistance are connected in series to battery of EMF E and negligible internal resistance. Then those are connected in parallel to the same battery. The current is increased n times. The value of n is. तो पहले हम लोग कैसे कनेक्ट किए हैं सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 10 R, और उसको ई वाले बैटरी से कनेक्ट किए हैं, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा ई अपॉन आर इक्विवेलेंट, दैट विल बी ई अपॉन 10 R। अब हमने क्या किया है, उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया है, तो अगर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया है उसको, तो आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा दैट विल बी R/10, पैरेलल में क्या होता है 1/R 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 करेंगे तो 10/R, इसका इनवर्स करेंगे तो R/10, ठीक है। तो अभी जो करंट आई डैश हो जाएगा दैट विल बी ई अपॉन R/10, दैट विल बी 10E/R, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारी E/R की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो कितनी आ जाएगी, E/R इज इक्वल टू 10I होगा, यहाँ पे रख देते हैं 10I, तो दैट विल बी आई डैश इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ आई, तो 100 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल का, तो इंक्रीज बाई द फैक्टर ऑफ 100, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ अ मूविंग कार सो दैट बॉडी लाइंग इन फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर इज 0.15। ओके, पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.15 गिवन है, राइट, और हमसे बोल रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना रखें जिससे जो हमारा कार है वो रिमेन्स स्टेशनरी पे रहे। तो इसके लिए हमारा ये सपोज करो दिस इज द कार, और इस पे ये ट्रक था हमारा, ऐसा ये ट्रक आगे की तरफ मूव कर रहा है,
तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा। सपोज करो मास ऑफ द कार जो है m है, तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा m में अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो इस पे एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एफ एस लगेगा आगे की तरफ। तो अगर ये रेस्ट पे रहना चाहते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमें पता है कितना होता है, म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम से एम कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, म्यू एस इंटू जी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 0.15 इंटू 10। तो दैट विल बी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 42। द एक्सटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सोन इन द फिगर, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज। हमसे एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये एक्सटी ग्राफ गिवन है, तो इसका टाइम पीरियड जो हो जाएगा, ये साइकिल जो होगी रिपीट करेगी आफ्टर 8 सेकेंड। तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 8 सेकेंड। तो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं, दैट विल बी 2 पाई अपॉन टी। ये कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई अपॉन 8, दैट विल बी पाई/4 रेडियन पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन किसी भी पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारा क्या होता है, -ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो माइनस ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई/4 का होल स्क्वायर। और हमें निकालना है एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो एट 2 सेकेंड पे जो पार्टिकल का पोजीशन है वो कितना है हमारा, 1 है। एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल का जो पोजीशन है हमारा वो कितना है, 1 है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ से एक्सेलरेशन इज इक्वल हो जाएगा -पाई/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस विल बी द आंसर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे बोला है सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग just above the surface of the earth with period t. If d is the density of the earth and g is the universal gravitational constant, then quantity 3 pi by gd represent. ओके, तो अगर हम बात करें जी हमें क्या गिवन है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। टाइम पीरियड हमें क्या है, गिवन है। तो टाइम पीरियड अगर हमें गिवन है तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि टाइम पीरियड का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अंडर रूट 2 पाई/r³ अपॉन जी कैपिटल एम। यहाँ से 2 पाई, ये हो जाएगा r³ जी। और m की वैल्यू को हम लोग इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिख सकते हैं, डेंसिटी हमें गिवन है दैट इज डी। तो हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, m/4/3 पाई r³। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d 4/3 पाई r³। तो टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा 2 पाई अंडर रूट r³ अपॉन जी डी 4/3 पाई r³। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से r³ से r³ कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू यहाँ से 4 पाई है। तो ये हो जाएगा, अच्छा 2 पाई को हम लोग अंदर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई स्क्वायर और इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 पाई जी डी। एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3 पाई अपॉन जी टी। तो जो टाइम पीरियड आएगा हमारा हो जाएगा 3 पाई अपॉन जी डी। या स्क्वायर करते बोथ साइड तो क्या बन जाएगा, टी² इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 पाई अपॉन जी डी। कुछ इस तरह का टाइम पीरियड का स्क्वायर हो जाएगा 3 पाई अपॉन जी डी। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, हमारे टी² के इक्वल है। तो टी² के इक्वल हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 हमसे बोल रहे हैं
A very long conducting wire is bent in a semicircular shape from A to B as shown in the figure. The magnetic field at point P for steady current configuration is given by. इस पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ए से बी वाला जो आर्क है वो है सर्कुलर, तो ये जो है रेडियस आर है, तो ये वायर से ये पॉइंट बी का डिस्टेंस जो हो जाएगा आर हो जाएगा, और नीचे वाला जो वायर है उससे भी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो जैसे नेमिंग कर लेते हैं, पहले ये 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, और इसको 3 बोल दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेमी इनफाइनाइट वायर 1 की वजह से किधर होगा, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो इनटू द पेज होगा। वायर 3 की वजह से भी किधर होगा हमारा, इनटू द पेज होगा, और दोनों की वजह से क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे है पॉइंट पी, तो सेम दोनों की वजह से सेम होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि B1 इज इक्वल टू B3, एंड इनका डायरेक्शन किधर होगा, इनटू द पेज। तो अगर मेरे को निकालना हो B1 इज इक्वल टू B3, तो फॉर्मूला यूज करेंगे सेम इनफाइनाइट वायर का, कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये हो जाएगा, और इनटू द पेज। अब आर की वजह से बात करें तो दैट इज V2। तो सर्कुलर आर का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, म्यू नॉट आई अपॉन कितना होता है हमारा, 4 आर, और ये कितना हो जाएगा हमारा, सर्कुलर सेमी सर्कुलर वायर की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर होता है, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये डायरेक्शन जो होगा हमारा किधर होगा, आउट आउट ऑफ द पेज होगा। राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो क्या होगा, आउट ऑफ द पेज। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा, आउट ऑफ द पेज को हम लोग माइनस मान लेते हैं, नेगेटिव मान लो इसको, ठीक है, इसको नेगेटिव मान लेते हो, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, B1 + B2 माइनस B1 + B3 माइनस B2। तो B1 + B3, ये B3 है सॉरी, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। यहाँ से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा, इसको हम सॉल्व करें तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन, यहाँ से क्या कॉमन ले लें, ऑप्शन से अगर देखें तो 4 आर को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 1 माइनस 2/पाई। तो जो बी नेट आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर 1 - 2 पाई। तो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर 1 - 2 पाई। डायरेक्शन भी चाहिए हमें, ये दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो डायरेक्शन क्या होगा हमारा, इनटू द पेज, पॉजिटिव आ रहा है, इनटू द पेज। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ से, इनटू द पेज, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 45, इन द फिगर शोन हियर व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, एज्यूम दैट ऑल लेयर्स आर थिन। ओके, तो बेसिकली जो फोकस होता है हमारा, फोकल लेंथ निकालने के लिए हम सारे पावर ऐड कर देंगे। जैसे ये एक लेंस की तरह काम करेगा वाटर, ये ग्लास एक लेंस की तरह काम करेगा, और ये भी वाटर जो भी लिक्विड है यहाँ पे, ये भी क्या करेगा, एक लेंस की तरह काम करेगा। ओके, तो इसका फोकल लेंथ अगर मैंने बोला कि F1 है, इसका F2 है, इसका F3 है, तो जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 1/F1 + 1/F2 + 1/F3। तो 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, फोकल लेंथ अगर मुझे निकालना होगा तो पहले तो जो लेंसेज होते हैं हमारे, उनके निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, 1/F इज इक्वल टू क्या होता है, μ - 1 1/R1 - 1/R2, ये होता है। तो अगर मुझे F1 निकालना है, तो F1 निकालना है, तो इसके लिए एक जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा इन्फिनिटी, और जो दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो 1/F1 इज इक्वल टू हो जाएगा, म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.6 - 1, R1 हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी -20। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6 - 1, और ये हो जाएगा -1/20, दैट विल बी 0.6/20, माइनस आएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही रख देते हैं इसको, 1/F1, ठीक है। और अब बात करते हैं F2 की, तो F2 अगर मुझे निकालना है तो सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा,
1.5 -1 इंटू 1/20। एक रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा, दोनों 20 20 है। तो एक हो जाएगा हमारा 20 माइनस -1/20। यहाँ से 1/f2 की अगर मैं वैल्यू को सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 1/2/20, 2/20, और ये हो जाएगा हमारा 0.5। दैट विल बी 0.5/10, ये बनेगा। सिमिलरली अगर मैं F3 की बात करूँ, 1/f3 को अगर मैं निकालूं, तो 1/f3 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। और 1/f3 अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1.6 -1 इंटू 1/∞ -1/20। तो यहाँ से 1/f3 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी सेम वही आएगी हमारी जो पहले आई थी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, -0.6/20, जो F1 की थी वही हो जाएगी। तो हमारे पास 1/f1, 1/f2 एंड 1/f3 की वैल्यू है। तो इन तीनों की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख देते हैं। तो 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 में इनकी वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे तो F1 की वैल्यू आई है -0.6/20 प्लस F2 की वैल्यू कितनी आई है, 0.5/10 एंड -0.6/20। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी -0.6/10 प्लस 0.5/10। ये कितना हो जाएगा, -0.1/10। तो ये हो जाएगा -1/100। एफ इक्वेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -100 सेंटीमीटर। तो दिस विल बी द आंसर। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, -100 सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 46। टू थिन लेंसेज आर द सेम फोकल लेंथ ऑफ एफ बट वन इज कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉनकेव when they are placed in contact with each other the equivalent focal length of the combination। सेम वही फॉर्मूला, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2। एक क्या है हमारा कॉन्वेक्स, और अदर कौन सा हमारा कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ होगा F1 अगर हम बोल सकते हैं तो वो कितना होगा हमारा, +f, पॉजिटिव होता है। और कॉनकेव के लिए F2 बोल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, -f। एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा और दोनों का फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड सेम है। तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/f, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, इन्फिनिटी को टेंड करेगी। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, इन्फिनिटी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ वायर कैरिंग अ करंट आई along the positive x axis has length capital A. It is kept in a magnetic field B vector is equal to 2 I cap plus 3 j cap minus 4 k cap Tesla. The magnitude of the magnetic force acting on the wire is। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पे तो हम लोग फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये होता है फोर्स का फॉर्मूला मैग्नेटिक करंट करेंगे वायर पे। तो जो लेंथ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रखा हुआ है, तो जो हमारा मैग्नीट्यूड एल है, तो एल वेक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी, एल आई कैप। और जो बी वेक्टर गिवन है दैट इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप है। और करंट जो है आई है, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई एल आई कैप क्रॉस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। एफ वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा, आई आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा 0, आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा हमारा के, 3 L के कैप एंड आई क्रॉस के कितना हो जाएगा हमारा -j, दैट विल बी +4 L जे कैप। तो यहाँ से वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात करें तो दैट विल बी I√3L का होल स्क्वायर प्लस 4L का होल स्क्वायर, दैट विल बी 9 + 16 यानी 25 हो गया। तो 5L हो जाएगा, तो 5IL
एफ वेक्टर की वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा हमारा 5L। तो ऑप्शन 5IL हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 48। अ बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद द वेलोसिटी u when the bullet travels 24 centimeter through the block along its horizontally, velocity of bullet becomes u by 3, then it's further penetrate into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. The total length of the block is। तो इसमें दो चीजें हैं, पहले तो बुलेट जो है पेनेट्रेट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी यू से, और वो 24 सेंटीमीटर तक जा रहा है हॉरिजेंटली, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, u/3 हो जा रही है। फिर वो वहां पे नहीं रुकता, आगे भी फर्दर वो पेनेट्रेट करता है, और फिर क्या होता है, रेस्ट पे आ जाता है अदर एंड ऑफ द ब्लॉक पे। अदर एंड ऑफ द ब्लॉक पे क्या आ जाता है, वो रेस्ट पे आ जाता है। तो टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक पूछ रहा हमसे, तो जैसे मैंने बोला कि दिस इज द ब्लॉक, और इसका जो लेंथ है, सपोज इसका लेंथ जो है हमारा वो है d। तो पेन चेंज, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। ये है हमारा बुलेट। बुलेट इनिशियली कितने की स्पीड से जा रहा है, यू की स्पीड से जा रहा है, और ये 24 सेंटीमीटर जा रहा है पहले तो, यहाँ से 1 से 2। फिर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, u/3 हो जा रही है। फिर जस्ट यहाँ पे जब वो सरफेस पे अदर एंड पे पहुंच रहा है 3 पे, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, ये रेस्ट पे आ जा रहा है, 0 हो जा रही है इसकी फाइनल वेलोसिटी। ओके। तो u से u/3 होने के लिए वो 24 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फॉर 1 to 2, फाइनल वेलोसिटी u/3 का होल स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू 24, ऐसा लिख लेते हैं। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा u² by 9 माइनस यू स्क्वायर, दैट विल बी 8u² by 9। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 48a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8u² by 9, नेगेटिव का आएगा। नेक्स्ट इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि 2 से 3 जब ये जा रहा है, तो मैंने बोला कि सपोज करो कि इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट डिस्टेंस इज एक्स। ओके, एक्स डिस्टेंस क्या कर रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है। तो u/3 से 0 होना है, और एक्सेलरेशन हमें क्या है पता है। तो फिर से हम लोग एक बार और 2 से 3 के लिए सेकेंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी u² 0 है यहाँ पे, u/3 का होल स्क्वायर प्लस 2ax। यहाँ से u²/9 माइनस का आएगा, -2 × 8u² by 9 इंटू 48, एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूँ तो इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 9 से तो 9 कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, और यू स्क्वायर भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो फर्दर वो कितना डिस्टेंस और ट्रेवल करेगा, 3 सेंटीमीटर, और वो एज है उसका, अदर एज है। तो टोटल जो डिस्टेंस है ब्लॉक का, जो लेंथ है, वो कितना हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। तो डी इक्वल टू हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा लेंदी था, 2 बार इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना था हमें। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 27 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो एक सेकेंड, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, an electric dipole is placed as shown in the figure. The electric potential in 10⁻²² volt at a point P due to the dipole is। ओके, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखने की ये है कि यहाँ पे हम लोग वो फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे जो डाइपोल मोमेंट का होता है, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ से सेंटर से पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो
डाइपोल्स का जो डिस्टेंस है, दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, उसके कंपेरेटिवली जो है वो मतलब सिग्निफिकेंट वैल्यू रख रहा है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, तो 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो हमें जो बेसिक मेथड है हमारा डाइपोल निकालने का, उससे ही हमें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो एट पॉइंट पी पे हम लोग निकालेंगे डाइपोल। ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज निकाल देती है, तो प्लस क्यू चार्ज से इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। एंड माइनस क्यू चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो जो वी नेट हो जाएगा वो किसकी वजह से, एक तो प्लस क्यू की वजह से एंड माइनस क्यू की वजह से। तो प्लस क्यू की वजह से लिखेंगे तो के क्यू अपॉन 2, बात समझ गया, के क्यू अपॉन 2, ओके, इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा -2, क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है। और माइनस क्यू की वजह से कितना हो जाएगा, -KQ/8 इंटू 10 टू द पावर -2। तो जो वी नेट आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम 8 हो जाएगा, तो 4, और एक ये -1 हो जाएगा, तो 3 KQ/8 इंटू 10 टू द पावर -2। तो यहाँ से जो वी नेट हो जाएगा दैट विल बी 3 KQ/8 इंटू 10 टू द पावर 2 वोल्ट। तो बेसिकली हमसे क्या बोल रहे हैं कि 10 की पावर 2 के टर्म्स में निकालना है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, दिस विल बी द आंसर। तो 3 KQ/8, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है हॉरिजॉन्टल ब्रिज, 50 क्वेश्चन, 50 नंबर का। हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट across a river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upward with velocity 4 meter per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of bridge above water surface is। तो बेसिकली क्या सिचुएशन है कि एक वाटर सरफेस है और इससे h हाइट ऊपर एक जो है स्टूडेंट खड़ा है, और वो क्या कर रहा है, एक बॉल को 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक रहा है। तो बेसिकली क्या होगा कि ये ऊपर जाएगा और ऐसा नीचे आएगा। तो इसको हिट करने में कितना टाइम लग रहा है, 4 सेकेंड का टाइम लग रहा है। इसको हिट करने में कितना टाइम लग रहा है, 4 सेकेंड का टाइम लग रहा है। इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लग रहा है इसको, 4 सेकेंड का। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लोग यूज करें तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होना है, इसका एच होना है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT², ये होगा हमारा। पास में है क्या। डाउनवर्ड को हम लोग क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव, एंड अपवर्ड को क्या मान लेते हैं, नेगेटिव। तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ से -4 × 4 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू जी हो जाएगी 10 इंटू 4 का स्क्वायर, दैट विल बी -16। और ये हो जाएगा हमारा -80 +80, सॉरी। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 80 में से -16 जाएगा तो 64 सेंटीमीटर। तो जो एच की वैल्यू आ जाएगी, हाइट जो है ब्रिज की फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर कितना है हमारा, 64 सेंटीमीटर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। तो ये था हमारा टोटल 50 क्वेश्चन जो नीट 2023 में आए हुए थे। तो इसका हम लोगों ने सोल्यूशन देखा, कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे, एक आध क्वेश्चन बाकी ठीक ठाक क्वेश्चंस थे, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस थे। ओके, चलो, थैंक यू।